अनवर कमाल पाशा साहब उस जमाने के वो चोटी के डायरेक्टर थे, इतनी धाक उनकी थी, इंडिया तक उनका शोरा था। ज़ेबा को बहुत बुरा लगा कि वो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आपने शमी मारा के साथ काम नहीं करती, वो बाबरा ही करेंगे। मिस में किरदार में पूरा तो रिएक्शन भी वो कर लेती थी, रोमांटिक भी कर लेती थी। वो हमा जहद अदाकारा है पाकिस्तान में, अब भी जो आखिरी अदाकारों में नाम आएगा तो उन्हीं का आएगा। अब श्रीलंका चले गए, शूटिंग हो रही है, तो वो कह रहे हैं रबीर साहब कहानी तो प्रोड्यूसर कहता है मुझे दे दे, तो मुझे पता लगा आगे कितने सीन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने पूरी कर दी है। तो वो कहते मेरे दिमाग में है। अब शूटिंगों के लिए आउटडोर गए हैं 2-2 3-3 यूनिट, कोई श्रीलंका, कोई नेपाल है, कोई बांग्लादेश, कोई बैंकॉक। अब ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिल्में लग रही हैं, फेल हो रही हैं। अस्सलामुअलैकुम यार, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल, प्रोग्राम है सनमा की कहानी और सुना रहे हैं सैयद साजिद यज़दानी साहब के बारे में। जैसे आपको पता है कि गुज़श्ता 55 साल से शोबिज़ सहाफ़त से वाबस्ता हैं। यज़दानी साहब वेलकम सर स्टूडियोज़ में। यज़दानी साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी आर्टिस्ट भी गुजरी हैं जिन्होंने ना सिर्फ बतौर अदाकारा बहुत नाम कमाया, लेकिन जब वो डायरेक्शंस में आती हैं तो डायरेक्शन में भी उन्होंने बहुत शोहरत कमाई। और मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि शायद वो मुझे लगता है कि वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जो कई साल तक इंडस्ट्री में अपने आने के बाद अपने उस शोबे के नाम से वाबस्ता रहीं जहाँ से वो आई थी। मेरी मुराद शमी मारा से है और उनकी बरसी भी है, तो उस हवाले से कुछ यादें, अगर आपकी मुलाकातें हुई हैं और आपने उनको कैसा पाया, और बतौर एक्ट्रेस और बतौर डायरेक्टर। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने आज जिस शख्सियत का जिक्र किया उसकी बड़ी खिदमत है फिल्मी सनत के लिए। यानी इब्तदाई दौर में ही वो फिल्मी सनत में आई हैं और उन्होंने जब आ गई हैं तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा और आगे ही बढ़ती चली गई। और उनका ताल्लुक भी कराची के उसी बाज़ार से था जहाँ से और आर्टिस्टें आई थी। उस ज़माने में चूँकि कराची से ही ज़्यादा अदाकाराएँ आती थीं, तो उर्दू चूँकि उनकी सुश्ता और शाइस्ता थी, इस वजह से उर्दू फिल्मों के लिए मौजू समझी जाती थी। हमारे यहाँ पंजाब उर्दू फिल्मों के लिए कास्ट की जाती थी खातिन, मगर उनमें थोड़ा सा तलफ़ुज़ का वो हमारे पंजाबी का लहजा है। जैसे सिंधी बंदा जब उर्दू बोलता है उसके लहजे में और होगा, पश्तून बंदा जब उर्दू बोलता है उसमें आपको पश्तो की महक आएगी, उसी तरह पंजाबी जब बोलता है। तो इस तरह उर्दू जो खालस है ना, जो कराची वाले बोलते हैं उर्दू जिसे, अच्छा उनके लिए वो खालस उर्दू में, हम जो उर्दू बोलते हैं उसमें थोड़ी सी मिलावट होती है। ठीक, तो वो जो उर्दू दान है वो तो पसंद करते हैं जो खालस उर्दू बोले, उसमें का की कू का कोई ऐसा ना हो। तो फिर शमी मारा और इस जैसी भी ख़वातीन और भी अदाकाराएँ आई कराची से, तो कराची से आने का मकसद यही था कि उनकी ज़बान और बयान अच्छा था, इसलिए उन्हें तरजीह दी जाती थी। और उनका उस बाज़ार से ताल्लुक़ था, जैसा कि सबको पता है पुतली बाई था इनका नाम, और इस नाम से ही मारूफ थी वहाँ बाज़ार में। ठीक, तो इनकी नानी होती थी इनके सरप्रस्त, और इनके मामू थे, उनका नाम था मेरा ख्याल उस्मान। अच्छा, मेरा उनके साथ बड़ा रहा करीबी। जब ये गुलबर्ग जोरलाई रोड पर उनकी कोठी थी कॉर्नर पर, तो जाना ना था, तो उनके मामू होते थे। उन ज़माने में नानी फौत हो चुकी थी, तो उनकी नानी शुरू से ही सरप्रस्त थी उनकी। वो चाहती थी कि ये फिल्मों में काम करें ताकि उनकी जो पिज़िराई हो और तरक्की करके वो पाकिस्तान की सफ़ी अव्वल की हीरोइन बन जाए। उनकी कोशिशों से वो उनकी पहुँच मुदीर नगार जो इलियास रशीदी, तो उन तक पहुँच हुई। वो उस ज़माने में के यानी वो कैरी पैकर थे, जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में जो मुतारफ़ कराने वाले लोग होते हैं उसको कैरी पैकर के नाम से, चूँकि कैरी के पैकर ने इतने लोग मुतारफ़ कराए, तो कैरी पैकर थे इलियास रशीदी साहब। उनके पास जो भी चला जाता और उनकी चिट यहाँ चलती थी, यानी इतना काफी थे वो कराची में और चिट लाहौर में चलती, इसलिए कि वो बानी थे फिल्मी सहाफ़त के। उन्होंने ही पहला फिल्मी अखबार जारी किया, मुतारफ़ कराया कि फ़िल्म का भी अखबार होना चाहिए, और फिर उन्होंने ही फिल्म अवार्ड का इजरा किया, यानी अवार्ड भी होना चाहिए, निगार अवार्ड। वो फिल्म फेयर की तर्ज पर इंडिया में चूँकि फिल्म फेयर होता था उस ज़माने में, तो उनका भी अखबार था फिल्मी। उसी की नहज पर अपना एक वीकली अखबार निकाला और उसी की नहज पर उन्होंने वो एक अवार्ड का इजरा भी किया। इस वजह से उनकी बड़ी से थी फिल्म इंडस्ट्री में, बड़ा उनका टैगा था इस हवाले से कि चूँकि वो बानी थे फिल्म के काबरीन में उनका नाम था, तो उन्होंने कोशिश की कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर बड़े फले फूले। इस सिलसिले में वो इनकी मदद करते रहते थे, यानी डायरेक्टर, राइटर, कराची से जो भी बंदा उनके पास जाता और वो कहता कि मैंने, जैसे बशीर नियाज साहब, जी बिल्कुल उनकी मिसाल दूंगा कि वो निगार में कालम लिखते थे वहाँ पर। ठीक, तो उन्होंने उनसे फिल्म लिखवाई अपनी एहसास, अपनी ज़ाती फिल्म, तो उनको राइटर बना दिया। फिर नज़रुल इस्लाम से मिलाया, नज़रुल इस्लाम उनके लिए वो
मसीहा बन गए। बिल्कुल। उनके साथ ही वो लाहौर फिर वापस आ गए। लाहौर आकर उन्होंने बेशुमार फिल्में लिखी। इसी तरह और बहुत से लोगों को, बहुत सारे आर्टिस्ट वहां से कमाल अपने आए, इंटरव्यूज में दूसरे- बताते हैं बताते कि अक्सर तारीख का हिस्सा ही है। उनकी इनकी चिट पे उनको यहाँ पे तो मौका मिला। यही चिट जी। लेकर जो है ना वो शमीम आरा सही। जो है वो पहुंची लाहौर। ठीक। ट्रेन बजरिया उस जमाने जी, में जी। जहाज का किराया अफोर्ड करना, एक इक्का दुक्का कोई वीआईपी जाते थे। तो लाहौर पहुंची तो लाहौर में इनको अनवर कमाल पाशा साहब उस जमाने के वो चोटी के डायरेक्टर थे। भाई यानी आप तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि जितनी धाक उनकी थी, या इंडिया तक उनका शोरा था ठीक। कि वो उनकी फिल्म अगर आ जाए तो इंडियन फिल्म, जो उस जमाने में पाकिस्तान में इंडियन फिल्म रिलीज हुआ करती थी खुलेआम, इजाजत थी उस समय, पाबंदी नहीं जी, लगी थी बिल्कुल। अभी तक, कानूनी था, उसके बाद लगी ये कानून बना। तो उस जमाने में फिल्में आती थी, तो इनकी फिल्म जब इंडिया की यहाँ आती थी तो वो पहले पूछते थे कि वहाँ अनवर कमाल पाशा साहब की फिल्म तो नहीं लग रही। अच्छा। अगर उनकी फिल्म लग रही है तो उनके सामने बिल्कुल ना लगाई, क्योंकि उनकी फिल्म बहुत अच्छी होती है, मेयारी होती है, हम उसका मुकाबला नहीं करते। अब ये देखा मेयार, बड़ी उस बात। जमाने में इंडिया का इतराफ कर लेना बड़े सही। बॉलीवुड के उनका कि भाई ये लाहौर वाली जो सही। फिल्म है इसके मुकाबले में हमारी फिल्म नहीं ठहर सकती, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझ लो हमारी कामयाबी थी। ठीक। इसी से तरक्की फिल्म इंडस्ट्री ने की, और हर बंदे की ख्वाहिश थी कि अनवर कमाल पाशा के साथ उनको नथी कर दिया जाए, उनकी फिल्म में आ जाए, उनकी फिल्म में असिस्ट करे, या उनकी फिल्म की कहानी किसी न किसी यूनिट में जुड़ जाए ताकि उसे काम आ जाए फिल्म का। ठीक। तो शमीम आरा भी चिट लेकर सीधी उनके पास पहुंची। उन्होंने ही उनको ये शमीम आरा का लकब दिया, अच्छा। क्योंकि वो तो जैसा कि आप नाम बता चुका हूँ, बार बार तकरार अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने उनको शमीम आरा बना दिया। ठीक। तो शमीम आरा आई, उनकी छोटी मोटी फिल्मों में रोल की, सेकंड रोल कर दिया, जैसे उसमें जो मलका नूरजहां पर फिल्म उनकी बनी थी, मुगल आजम से मुतासर होकर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, तो जिसमें उन्होंने नूरजहां ने मेन रोल किया था, उसके साथ शमीम आरा ने उनका मावन अदाकारा का रोल किया। इस तरह चंद फिल्मों में मावन फिल्म अदाकारा बनी, लेकिन वो स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत नजर आई, यानी कि मैडम नूरजहां के सामने भी वो खूबसूरत, इसलिए हालांकि वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, वो रंग उनका था वो थोड़ा सा सांवला था, वो नूरजहां का रंग बहुत खूबसूरत था, लेकिन नूरजहां थोड़ी सी एजड थी, बाल बच्चेदार खातून थी, उस जमाने में शादीशुदा औरत थी, वो एक लड़की थी बिल्कुल। तो वो खातून नई नई आई तो उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन तो थी चेहरे मोरे में, और जो ये जो रंग होता है थोड़ा सा सांवला, ये बड़ा कैमरे के लिए होता है, जाहिर है, कैमरे के लिए जितने आर्टिस्ट आज जी, तक आए हैं वो सभी स्क्रीन पर जब आए तो उन्होंने निखार पैदा हो गया स्क्रीन पर, क्योंकि ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इंडिया में सारी आर्टिस्ट हैं वो सारे ऐसे हैं, सारी की सारी, या उसमें रेखा भी ले लें, जो बड़ी बड़ी बिल्कुल बगैर कैमरे के भी है वहां हुई है, और वो भी उनका रंग भी कोई इतना फेयर नहीं है जितना हमारे यहाँ फिल्मों में लड़कियों के रंग। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आई हैं, लेकिन वो खूबसूरती कैमरा अगर कबूल नहीं करता तो वो कोई खूबसूरती नहीं, वो जाया हो जाती है आपकी खूबसूरती। तो शमीम आरा को कैमरे की आंख ने खूब भाया, और उन्होंने उनको स्क्रीन पर इस तरह पेश किया कि वो तो स्क्रीन की मलका नजर आई। तो उनकी इब्तदाई दौर में ही फिल्में जो हिट होनी शुरू हुई, तो उसके बाद जगह बाद दिख रही उनकी फिल्में ऐसी हिट हुई, जिसमें एक फिल्म आग का दरिया आ गई, जिसमें मोहम्मद अली डाकू थे, और ये तो आइफ थी, वही रोल था तकरीबन। तो उठाकर ले आते हैं तो आइफ को, फिर इतना नाचो, ये जुमला बड़ा मकबूल हुआ कि तुम्हारे पाँव की हड्डियां भी बचने लगे। वो ये जुमला जुबान ज़द-ए-आम हुआ मोहम्मद अली का। तो मोहम्मद अली साहब भी उभर कर सामने आए लोगों की नज़र, हालांकि वो भी 5-7 फिल्में 10 कर चुके थे, लेकिन शमीम आरा भी कर चुकी थी। लेकिन आग का दरिया ऐसी फिल्म थी कि जिसने इन दोनों को आग लगा दी, स्क्रीन पे आग लगा दी, और वो फिल्म कहते तहलका मचाया। उस जमाने की मौला जट फिल्म थी वो, अपने जमाने की इतनी बड़ी फिल्म हुई कि जिस आज तक उनकी मिसालें दी जा रही हैं। आज मैं भी उनको इसीलिए कोट कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी मुकालमा निगारी के हवाले से, चूँकि रियाज शाह ने लिखे थे, मिर्जा हुमायूं मिर्जा थे, नवाब साहब उनको हम कहते थे, वो थे उसके डायरेक्टर, और कमाल की फिल्म बनाई उन्होंने। और उस फिल्म के बाद फिर शमीम आरा पीछे भी मुड़ के क्या देखना था, फिर शमीम आरा फिल्मों की, उर्दू फिल्मों की, और मोहम्मद अली के साथ उनकी जोड़ी जो बन गई, और ऐसी बनी मोहम्मद अली साहब के साथ जोड़ी कि उसके बगैर फिल्म बनाना मुश्किल था। मतलब अब दिल बेताब देख लें, दिल मेरा धड़कन दे, इस तरह और बहुत सी फिल्में जिसमें वो फिर जोड़ी हिट हो गई। तो ऐसा लगता था कि ये शादी ना हो जाए इनकी, क्योंकि लोग समझ रहे थे ये गॉसिप स्क्रीन पे जो नजर आता रहा था। और फिर ये स्कैंडल्स भी हमारे उस जमाने में फिल्मी अखबारात और जरायद वो इसी पर ही बेस करते थे, देखते थे कि उनमें स्कैंडल नुमाया होते थे, तो उसमें ये बात छुपती नहीं थी। वो लोग नुमाइंदगान निकाल लाते थे खबरें, तो उसमें बताया जाता था कि मोहम्मद अली साहब या शमीम आरा आपस में दोनों या दिलचस्पी लेते हैं, या दोनों में से एक ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। तो इनका स्कैंडल जो उभर कर सामने आया, उसी दौरान उनकी शादी ज़ेबा के साथ हो गई।
अच्छा, अब ये देखो कैसी बात है, इश्क उधर चल रहा, मशहूर उसी के नाम, उनके साथ तो नाम ही नहीं उनका, हाँ। ना वो जानना पहचान वाली बात है। लेकिन वो चूंकि मोहम्मद अली उधर तलाक हुई थी ज़ेबा को, तो उनको भी एक मजबूत सहारे की जरूरत थी यहाँ पे। अच्छा, तो मोहम्मद अली की सूरत में उन्हें एक अच्छा सहारा मिल गया। ये एक मतलब कहना ताकतवर भी थे, ये यानी उस जमाने के जंगजू भी थे, ये बड़े फाइट वाइट हीरो थे, ये बड़े अच्छे और जानदार भी थे और महजब भी थे और बड़े कहना चाहिए उनको एक जैसे अदाकारी का एक मुजस्समा या बुत बनाया जाए तो उसमें वो पूरे उतरते थे, स्मार्ट भी थे ना, खूबसूरत भी थे। तो ज़ेबा को भागे, तो ज़ेबा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी फिल्मों में चूंकि काम कर रही थी साथ, और वो भी दीबा भी थी, इनके साथ दीबा की जोड़ी भी बनी, लेकिन दीबा के साथ स्कैंडल नहीं बना, लेकिन ज़ेबा के साथ भी स्कैंडल नहीं बना। लेकिन फिर अचानक एक जिनके साथ स्कैंडल बना वहां शादी नहीं हुई और अचानक ये पलटा किस्मत ने खाया और फिर इन दोनों की शादी अचानक वे भी छुप छुपा के हुई। यानी कि अदाकार आज़ाद थे उस ज़माने में, जो कायदे आज़म पर ड्राइवर भी रहे एक ज़माना, तो वो फिल्म में आ गए। तो वो उनके साथ बड़ी दोस्ती थी फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद अली की, और ज़ेबा के साथ भी उनका बड़ा रिलेशन थे, उनका मिलना जुलना था। बड़े अच्छे बुजुर्ग मतलब बाप का किरदार करते थे, बुजुर्ग शफीक इंसान थे। तो उनकी मदद से शादी हुई, उनके घर पे शादी हुई, यानी मौलवी को बुलाया गया। फिर शमीमारा को बुरा नहीं लगा शमीमारा की शादी को बुरा लगना ही था, जाहिर है उनका तो दिल टूटा ही टूटा। उसके बाद ज़ेबा को बहुत बुरा लगा कि वो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आपने शमीमारा के साथ काम नहीं करना। अब ये तो आपने सुना होगा कि उनके मियाँ ने या उनके वालिदैन ने पाबंदी लगा दी कि आप वहीद मुराद के साथ काम नहीं करना। आपने बताया पाबंदी लगा दी, शोहर पे पाबंदी लगा दी कि शादी के बाद कि भी आपने अब मेरे साथ ही काम करना है, और खुसूसन शमीमारा के साथ तो बिल्कुल नहीं, आप और दूसरी को सलोनी के साथ कर लें, नगमा के साथ कर जो उस दौर में बाद में उन्होंने किए भी साथ कर ले, एक आधा जोड़ी नहीं बनी उनके साथ, चूंकि जोड़ी बन चुकी थी और फिर ये जबान ज़द आम था कि दोनों आपस में दिलचस्पी भी लेते हैं, इस वजह से उन्होंने उस पर, और हमने खुद भी देखा स्टूडियो में, उनसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और उनकी ख्वाहिश होती थी मैडम की कि किसी तरह मोहम्मद अली के साथ उन्हें कास्ट किया जाए। उन्होंने ये यानी अभी तो तोड़ी भी, और ये पाबंदी कई एक आध दफ़ा तोड़ी भी शमीमारा ने बज़ोरे वो यानी अपने ताकत के हिसाब से कि उन्होंने कोई ऐसा प्रोड्यूसर पर कहा कि इस फिल्म में ये रोल चुके उसी का है, और बनता भी था उसका। तो डायरेक्टर भी मुतासर, उन्होंने कहा भी आपने किसी तरीके से करना है और आपने करना है, इसको लेकर आना किसी तरीके से। तो मोहम्मद उस ज़माने में बड़ी ये होता था, मुकाबले का रुझान था बहुत ज़्यादा। जब मोहम्मद अली को स्क्रिप्ट सुनाया गया तो मोहम्मद अली साहब ने कहा कि स्क्रिप्ट वाकई किरदार बड़ा जानदार है, मुझे करना चाहिए, कौन है उसमें? उन्होंने कहा जी वो तो शमीमारा है। उन्होंने कहा यार मेरी थोड़ी सी पाबंद है इसमें, वो बता तो नहीं सकते थे अपना वो घरेलू, लेकिन लोगों को तो पता था ये क्यों नहीं कर रहे, वो अपनी मर्जी से तो नहीं, एक बंदा चाह रहा हो और वो काम ना कर रहा हो, ये तो हो नहीं सकता। स्क्रीन पे आप पसंद भी किए जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं जी, इसके बगैर फिल्म नहीं, फिल्म हम फिर बंद कर देते हैं, हम लाखों का नुकसान उठा लेते हैं, ये फिल्म आपके बगैर और शमीमारा के बगैर नहीं बनेगी। तो फिर उन्होंने फिर किसी तरीके से घर पे क्या राजी किया जाए, क्या सुना होंगी, ये उनका मामला है कि घर के अंदर क्या तकलीफ उठानी पड़ी होगी उन्हें। उन्होंने एक आध फिल्म जो थी, जैसे मैंने बताया कि दिल बेताब, और उन्होंने एक फिल्म ये खाको खून, ये उनकी अली और ज़ेबा की शादी के बाद की फिल्म है। फिर खाको खून एक फिल्म थी, 2-3 फिल्में, बस 2 या 3 फिल्म, बहुत मुश्किल की। हालांकि वो तो 100 फिल्म भी कर सकते थे उस जमाने में, जितनी भीड़ थी उन पर, काम का रश था। तो हर दूसरी फिल्म में वो आ रहे थे, तो दोनों की जोड़ी बड़ी मकबूल भी थी और हिट भी होनी थी उनमें से बहुत ज़्यादा। लेकिन ज़ेबा ने उसके साथ ज़बरदस्ती फिर जोड़ी ज़ेबा ने बनाई। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। क्या आपका ख्वाब है बैरून मुल्क तालीम, PR या स्किल्ड और बिजनेस इमिग्रेशन, लेकिन परेशान हैं कि आगाज़ कहाँ से करें? मशरिक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल, जिसमें आपको मिलेगी मारूफ कंसल्टेंट की प्रोफेशनल और काबिल एतमाद रहनुमाई। कौन सा कोर्स, कौन सा मुल्क और कौन सी यूनिवर्सिटी, आपको मिलेगा आपके प्रोफाइल के मुताबिक बेहतरीन रास्ता। कोई गलत दावे नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ वाज़ेह प्लान, बर वक्त रहनुमाई और दुरुस्त फैसले में मुआवनत। इस सब कुछ के लिए देखिए प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक जी। मशरिक डिजिटल पर सनमा की कहानी सुना रहे हैं सैयद साजिद यज़दानी, और आज शमीमारा साहिबा के
हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और वक्फे पे जाने से पहले यज़दानी साहब ने बताया कि शमीम आरा ने फिर वहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझा और फिर उनकी ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा। हाँ, बहुत आपने अच्छी तवज्जो दिलाई। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा एक और थोड़ा सा पीछे फिर जाऊँगा कि मुझे एक नाम याद आ गया इसमें। उसमें नजम नकवी साहब का बड़ा रोल है इनको बनाने में। जब ये लाहौर तशरीफ़ लाई तो पाशा साहब की फ़िल्मों में तो सबिया खानम छाई हुई थी। उस ज़माने में सबिया और संतोष की जोड़ी बड़ी मकबूल थी, तो उसमें बहुत छाई थी। उससे साथ साथ नूर जहाँ फिल्मों में कर रही थी। नूर जहाँ के जाने के बाद तो बिल्कुल सबिया खानम, फिर नई सुल्ताना भी आ गई ये शमीम आरा के साथ। लेकिन शमीम आरा को उनकी फ़िल्मों में नुमाया रोल तो न मिले, मेन रोल। दोस्त का इस तरह सहेली बनाई है सुलेमान साहब ने उस ज़माने में, तो उसमें भी सहेली का रोल मिला। तो असल जो था उनको यहाँ पर एक नजम नकवी थे डायरेक्टर, उन्होंने इन्हें एक फिल्म थी उसका नाम भी था कंवारी बेवा। अच्छा, कंवारी बेवा। अब नाम से अंदाजा लगाना क्या चिदीद होगी, क्या सोच होगी उनकी। उन्होंने पहली दफा इनको हीरोइन मुकम्मल सोलो हीरोइन आप लेता हूँ। और उनके उस्तादों की तरह वो उनकी मरते दम तक इज्जत करती नहीं। और उनके असिस्टेंट थे लाइक अख्तर, वो भी डायरेक्टर बाद में बने। उन्होंने भी हमेशा शमीम आरा को ही अपनी फिल्मों में रखा, बल्कि उनकी फिल्मों में जब वो डायरेक्टर बन गई तो लाइक साहब अलग डायरेक्टर बन चुके थे, तो उन्होंने उनकी फिल्मों में मावनत भी की उनकी। बल्कि शमीम आरा ने उनको लाइक अख्तर साहब को साइका फिल्म में चांस भी दिया डायरेक्टर का। उसके डायरेक्टर वो थी, फिल्म साज शमीम आरा थी। तो आप ने के सवाल था कि शमीम आरा ने अपनी जिंदगी का जो फिल्मी सफर था वो जारी रखा, रुकी नहीं। वो शमीम आरा ने फिर वो एक समझ लें कि एक तल्ख हकीकत समझ के उसको हजम कर लिया और उस ख्वाब को भुला दिया और वो फिर आगे बढ़ती चली गई। चूँकि अगर वो पीछे देखती तो वो बहुत पीछे रह जाती। उन्होंने फिर पीछा नहीं किया उनका। तो शमीम आरा साहबा ने खुद भी तो 3 लगभग शादियां की। हाँ, तो वो एक को बुलाने के लिए फिर 3-4 उन्हें करनी पड़ गई। वो फिर जब एक शख्सियत मोहम्मद अली जैसी शख्सियत हो, बंदा ज़हन पर सवार हो और उसके साथ जोड़ी बनी हो, लोग उसको पसंद कर रहे हो और वो चीज़ आपको ना मिले जिसको आप पा लेना चाहते हो और आपकी मुट्ठी में हो, वो ऐसा मसला भी नहीं हो कि कुछ उसमें कोई बंदा नहीं आया बीच में, तो अचानक एक ये उनके लिए तो अफ्ताह आ पड़ी ऐसे कहने। तो वो फिर ये हुआ कि वो शमीम आरा तो उन्होंने फिर हजम तो नहीं किया, लेकिन वो फिर उन्होंने उस तरफ नहीं मुड़ कर देखा। फिर उन्होंने अपनी तवज्जो अपने काम की तरफ मबजूल कर ली और उनकी जोड़ी वहीद मुराद के साथ भी, फिर उसके बाद नदीम के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया। और उस दौरान उन पर एक डायरेक्टर थे फरीद अहमद, ठीक, वो फरेफ्ता हो गए उन पर, शमीम आरा पर। उनकी बड़ी दोस्ती हुई और बड़ा चाहते थे, दिल से चाहते थे। और उनका फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी मकबूलियत होती थी कि यार उनके बगैर ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। मगर शादी नहीं उनके साथ हुई। ये एक ऐसा इत्तेफाक है कि शादी नहीं हुई, या उनके घर वाले नहीं चाहते होंगे, शादी नहीं हुई। लेकिन इस दौरान शमीम आरा ने एक सिंध के वडेरे थे उनके साथ शादी कर, उनका नाम था सरदार रिंद, ठीक, उनके साथ शादी कर ली। ये फिर बड़ी धूम हुई कि यार ये गैर फिल्मी शादी कर ली और सिंध के वडेरे से शादी कर ली। यहाँ हालांकि इनके चाहने वाले हज़ारों नहीं लाखों थे, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री में भी जैसा मैंने बताया सुपर डायरेक्टर जिसने अंदली, बंदगी जैसी, लाफान, जान पहचान, बड़ी आला फिल्में बनाई। और बड़े ख़ानदान का फ़र्क था, वो बहुत WZ अहमद का बेटा था और वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों उनके उनमें से थी वो। तो वो उनकी शादी अलग है, उसकी शादी हुई थी। उस साहब की शादी फरीद अहमद की, समीना अहमद नहीं। अच्छा, ये जो मांगर अभी जिनकी शादी फिर हुई है। अच्छा, ये टीवी आर्टिस्ट जो है, टीवी आर्टिस्ट जिन्होंने अभी सरमत सदाई से शादी, जी, अच्छा, उनकी बीवी वो थी, उस जमाने में मॉडल थी। अच्छा, मीना मॉडल थी और लमरा में काम करती थी और टीवी में। तो उसकी फरीद अहमद की घर वालों ने, उनकी शादी हो गई। वो फिर घरेलू, वो भी अपना थोड़े अरसे के लिए आउट हो गए इस दौरान। तो इनकी शादी इन्होंने उधर को कर ली और सरदार हिंद के साथ कुछ अर्सा रही। तो सरदार हिंद का कहते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनका इंतकाल हो गया। ठीक। तो उसके बाद भी फिर सफ़र रुकने वाला तो नहीं था। फिर उन्होंने एक्फा गैबर्टे की जो फिल्म की कंपनी, उसके मालिक थे सेठ मजीद करीम, ठीक, उनके साथ शादी की। और उस शादी के बड़े चर्चे हुए, जो दोनों बड़ी फिल्मी शख्सियात थी। वो फिल्म के बहुत बड़े इम्पोर्टर एक्सपोर्टर थे। और उनमें से एक औलाद उनकी हुई, एक बेटा जो सलमान उनका नाम है, लंदन में मुकीम है आजकल। उन्होंने माँ की बड़ी खिदमत की एंड पर भी। तो एक ही बेटा, एक ही औलाद उनकी नरीना जो हुई, वो
एक ही। तो उसके बाद उनकी कोई ज़िंदगी जो अज़वाजी ज़िंदगी वो किसी तौर भी मतलब बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि जो पहली हुई वो एक्सीडेंट होके फौत हो गया, और जो ये अपना दूसरी शादी जो हुई इनके साथ भी नहीं बनी वो ज़्यादा अरसा तक। ज़ाहिर है फिल्म वो कहते होंगे कि फ़िल्म में काम ना करूं, इन्होंने कुछ अर्सा के लिए बाहर रुक भी गई, लेकिन बाद में फिर यार फिल्म एक्टर जो होता है ये एक ऐसा कीड़ा होता है, इसके अंदर अदाकारी का किसी में भी आ जाए तो ये मरते तक तो चैन नहीं लेने देता। किसी भी फ़न का हो, कोई भी हो फनकार, तो वो कहता मैं यही काम करूँगा। तो उनके साथ नाचाकी हो गई, तो फिर तलाक उनकी नौबत पहुँच गई, तो बच्चा इन्हीं के पास रहा, इन्होंने पढ़ाया लिखाया, तो इनके तल्लुकात तो बेहतर है, उनके साथ मिलते जुलते ऐसे, लेकिन आपस में उनकी तलाक हो गई। फिर उसके बाद ये शिमारा अपने काम में मगर नहीं, और फिल्म से चूँकि आउट हो गई, चूँकि घर पे जब बैठ गई तो अदाकारी का वो पीरियड जो था चंद साल वो रुक गया, और उम्र का भी फ़र्क पड़ गया, बच्चा हो गया, उसके बहुत सी उसमें चीज़ें शामिल होती हैं। तो वो थोड़ी सी आउट होने के बाद ये होता है कि फिलर रहता है, खाली जगह तो नहीं होती। इनके बाद आसिया भी आ गई, उसके बाद निशो आ गई, और बहुत सी पुरानी भी चल रही थी, तो दर्जनों हीरोइनें थी उस ज़माने में, तो इसीलिए कमी महसूस नहीं, तो वो चली गई, तो किसी ने फील नहीं किया। जब ये वापस आई अदाकारी के लिए तो मैदान अब बड़ा मुश्किल था इनके लिए, लड़कियों ने अपने खाली जगह पुर कर रखी थी। फिर इन्हें ओल्ड किरदारों में आना पड़ गया माँ के रोल के लिए। फिर इन्होंने एक फ़िल्म फ़र्ज़ बनाई, प्रोड्यूस की, फ़र्ज़, राशिद महनास उस ज़माने में शहीद हुआ थे नए, अच्छा, जो जहाज़ के हादसे में निशाने हैदर मिला, तो इन्होंने उस पर एक फ़िल्म फ़र्ज़ बनाई। उसमें कमाल को लिया, एक नया लड़का इमरान था जिसको ये बनाया, और ख़ुद माँ का रोल किया, और दूसरे, तो वो फ़र्ज़ से वो इसमें आ गई डायरेक्शन में कि वो फिल्म बनाएंगी, अब इस इधर आएंगी। तो उसके बाद फिर ये वो फिल्म तो इतनी अच्छी कमर्शियली, ज़ाहिर है ऐसे मौज़ूआत पर फिल्में हमारे यहाँ कौमी मौज़ूआत पर कम ही चला करती हैं। फिर उन्होंने सोच विचार के बाद सोचा कि नहीं, कमर्शियल फिल्म बना, फार्मूला फिल्म, कमर्शियल मिर्च मसाले वाली, जिसमें जो लोग पसंद करते हैं। ये जो घरेलू फिल्में या शहादत पर फिल्में बनती हैं, ये आमतौर पर हमारे यहाँ तो पसंद नहीं की जाती, क्योंकि लोग खालिस तफरी के लिए सरमा कराते हैं। फिर उन्होंने दोबारा से फिल्म साजी में कदम रखा, तो फिर उन्होंने प्ले बॉय, हमें प्ले बॉय नाम से ही पता लग रहा था कि ये नदीम और गालिबन बाबरा शरीफ थी, और ये फिर टाइप हो गई अदाकारी से, तो वो फिर बाहर बनी फिल्म, और बड़े अच्छे गाने, लोकेशनें खूबसूरत, नया एटमॉस्फेयर, तो माहौल बहुत अच्छा, वक्त की कास्ट, तो सुपर हिट हो गई। फिर मिस सीरियल शुरू हो गई, इन्होंने मिस हांगकॉन्ग बना ली, मिस हांगकॉन्ग बना ली, उसमें बाबरा शरीफ फिर इनकी चहेती बन गई, क्योंकि बाबरा शरीफ इनको भाग गई। हालांकि उससे पहले इन्होंने एक ट्राई की थी मुमताज़ को भी, एक फिल्म भूल एक फिल्म बनाई थी, फिर इन्होंने एक फिल्म, और इस तरह की छोटी छोटी फिल्में भी बनाई जो घरेलू मकसदी थी, लेकिन वो फिल्में चली नहीं। वो मतलब कैसी जी बात है यज़दानी साहब के जिस मौज़ूआत पर मबनी फिल्में आप खुद बतौर हीरोइन काम करते रहे हैं, और जब आप प्रोडक्शन में आते हैं और वो मौज़ूआत आपको सूट नहीं कर रहे होते। देखो वजह शोहरत उनकी ये बनी, घरेलू आदमी उनका खाका जो होता है वो मशरकी खातून का, जो खातून का जब भी हीरोइन का किसी का देखते हैं तो मैं कहता हूँ वो मुकम्मल मशरकी औरत के तौर पर वो मुकम्मल उतरती थी इस तस्वीर में, फिल्म में, इसीलिए लोगों को भाती थी वो। कभी ये तो ऐसे लगता है जैसे हमारे माशरे की या हमारा चलता फिरता किरदार है हमारे सामने का। तो जिस किरदार पे वो हिट हुई, लेकिन अपनी जब फिल्म बनाई तो वो फिल्में को अच्छी नहीं। इन्होंने एक फिल्म राइटर से भी तो शादी नहीं हुई थी इनकी। हाँ, इसी दौरान मैं बताता हूँ, अभी ये सीरियल, मिस सीरियल चल रही थी, अभी उसमें नहीं आई, उसमें दाखिल नहीं हुए थे। वो एक तो आफाकी साहब ने लिखी, बाद में सैयद नूर आ गए उसमें, अब फिर बाकी फिल्में उन्होंने लिखी, तो उसमें मिस सिंगापुर और इस मिस सीरीज, वो सारी फिल्में फिर उन्होंने लिखी। तो उसमें बाबरा शरीफ और उनमें हीरो बदलते रहे, नदीम आ गया, आसफ रजा मीर आ गया, जो भी उस जमाने का जो हिट हीरो था, तो उसमें वो काम, फैसल रहमान आ गया, जो भी हिट एक्टर नया से नया, लेकिन लड़की फिट थी कि वो बाबरा ही करेंगी। मिस किरदार में पूरा तो रिएक्शन भी वो कर लेती थी, रोमांटिक भी कर लेती थी। वो हमा जहत अदाकारा है पाकिस्तान में, अब भी जो आखिरी अदाकारों में नाम आएगा तो उन्हीं का आएगा कि उससे बढ़कर अभी तक कोई हमें चेहरा ऐसा नजर नहीं है जो तमाम किरदार बखूबी अदा कर सके। तो बाबरा शरीफ को उन्होंने जांच लिया, भांप लिया, और उसके किरदार से फ़ायदा उठाया, और उन्होंने मिस सीरियल बनाई, उस सीरियल से बड़े पैसे कमाए, बड़े नोट कमाए। तो इस दौरान वो बाबरा शरीफ भी फेड आउट हो गई, उनके भी शादी के मसाइल, घरेलू मसाइल, फिर तलाक के मसाइल, फिर वो घर पे बैठ के चुप करके वो आना छोड़ दिया काम करने से।
फिर इनके लिए मसला पैदा हुआ, चूंकि अब ये तो उसमें महारत हासिल कर ली थी मिस सीरियल पे, और उसमें इनका तो एक जो भी सोच लिया हिट हो गया। अब एक नई फिल्म बनानी चाहिए थी, नया सोचनी थी जी। तो इनको एक नया लोकेशन मिल गई, नए लोग उसमें भी, और जो आर्टिस्ट वहाँ के भी मिल गए, यहाँ के, तो को प्रोडक्शन का भी सिलसिला शुरू हो गया। तो इनकी जब ये फिल्म हिट हुई तो उसके बाद फिल्म साज थे हाजी अब्दुल रशीद जी, शेरा फिल्म हाजी शेरा भी कहते थे, उन्होंने एक फिल्म शुरू की मुंडा बिगड़ा जाए। लेकिन हाजी साहब की एक ख्वाहिश होती थी कि उनकी टीम जो उनकी होगी सारी, क्योंकि उनके साथ एक बंदी हुई टीम थी जो उनकी फिल्म हो, तो असिस्टेंट भी उनका होगा, कैमरामैन भी उनका होगा, तहसीन खान तक कैमरा, तो मैडम के कामरान मिर्जा बड़ी टीम होती थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं चूँकि बजट थोड़ा सा मेरा महदूद है तो मैं अपने बंदों को रखता हूँ। तो इन्होंने फिर अपनी मर्जी से वो फिल्म बनाई, और उस फिल्म की कहानी लिखी वो थे दबीरुल हसन। तो पता चला कि वो एंट्री हुई, वो लेकर आए, नहीं वो शमीम आरा ही उनको लेकर आई थी, कि शादी हो चुकी थी पसे पर्दा। दबीरुल हसन की कहानी भी एक अलग कहानी है। वो कराची में कहीं वो ये प्राइवेट एक जमाने में बैंककारी शुरू हुई थी, याद है, कोऑपरेटिव बैंक। जी, वो बाद में बहुत बड़ा स्कैंडल भी बना था, उसमें थे ये। अच्छा। तो शमीम आरा ने भी वहां से मकरूज थी उस बैंक। अच्छा। तो ये घपले में पकड़े गए। अच्छा। जब पकड़े गए उस दौरान जो है ना वो इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। सही। मैडम ने फिर सरमायाकारी करके उनको छुड़वाया। अच्छा। किस्त बेल करवाई, पैसे दिए। बहुत अहम मौजू पे और अहम नुक्ते पे हम पहुंच चुके हैं। एक और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार, मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक जी। यज़दानी साहब, वक्फा पे जाने से पहले हम शमीम आरा की तीसरी शादी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और एंट्री हुई थी दबीरुल हसन की। बिल्कुल जी, दबीरुल हसन का जिक्र हो रहा था। बिल्कुल, मैं बता रहा था कि वो प्राइवेट बैंकिंग का कारोबार जो शुरू हुआ था, कोऑपरेटिव बैंकिंग, जी। उनमें थे मुलाजम कहीं, या उनके पार्टनर थे, कराची में उनकी ब्रांच थी, उसमें वो बैठते थे। तो मैडम का भी उनको वहाँ जाना आना था, शायद इन्होंने कोई वहाँ से लोन वगैरह लिया होगा, उस ज़माने में ये लोन का सिलसिला वहाँ से चलता था। तो इनके साथ इनके ताल्लुकात हो गए, और जब ताल्लुकात बहुत बढ़ गए तो पसे पर्दा तो ज़ाहिर कहानी चल रही होगी, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात उस वक्त आश्कार हुए जब वो बैंक बंद हो गए और दबीर साहब पकड़े गए। अच्छा। क्योंकि उन लोगों को पकड़ा गया, बैंक बंद किया गया, तो जो भी बैंक थे प्राइवेट के जितने भी थे, ये भी इनकी भी कंपनी बंद हो गई और ये उस केस में पकड़े गए। तो वो फिर लेन देन का मामला आया, किस्तें वगैरह गवर्नमेंट ने करनी थी वो, तो मैडम ने इनकी मदद की फिर उस सिलसिले में। अच्छा। उनको फिर वहाँ से रिलीज़ करवाया, तो किसी भी सोर्स से वो उनको ले आई, तो वो उनका बहुत ज़्यादा फिर मौतकद हो गया, उनके साथ जुड़े रहे, तो काम आता नहीं था और कुछ। अच्छा। तो स्वाय फ्रॉड के, तो वो फिर उन्होंने, तो बैंक में बैंक फ्रॉड था ना वो सारा, तो वो उन्होंने कहा कि यार ये इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री से बेहतर कोई और जगह नहीं, तो वो साथ ही जुड़ गए, मैडम के साथ जुड़ गए। तो वो फिर वो अब क्या करते, वहाँ और कोई काम नहीं आता तो क्या करें। उन्होंने सोचा सबसे आसान काम कहानी लिखना, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म में कहानी के बगैर ही फिल्म बनती है, क्योंकि फिल्में जो बनती है उस दौर में शुरू हो गया था, तो लिखा होता है। जी। लेकिन आप फिल्में देखें तो जो फिल्में जो फ्लॉप हुई हैं, जो अब इंडस्ट्री साल में पहुंची, इस वजह से हुई है कि उसमें से ये राइटर का खाना ही खाली हो गया। उसमें ड्राम तो होता था और वो पैसे भी लेते थे, वो कहानी मामूली सी इधर उधर के सीन तोड़े और बना कर दे दी। कहानी, सब्जेक्ट और मौजूआत से फिल्में आ रही थी, जिस वजह से फिल्में फेल होनी शुरू हो गई। वो उस दौर में आया जब फिल्म का डिक्लाइन था, और ये ऐसा दौर देखा कि जो हल्ला गुल्ला जो टूल लगा रहा, जिसकी लग गया, तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा आसान काम। तो उन्होंने ये ऐसी हल्की फुल्की मुंडा बिगड़ा जाए, नाम ही जिससे हल्का फुल्का, कोई ऐसा मैच्योर नाम नहीं जो शमीम आरा के उस पे होता। लेकिन जब टूल वही उसने सही कहा कि जब लक हो और लगा हो तो वो फिर लग जाता। फिल्म में तो ऐसे ही होता है कि बड़ी मेहनत से बनाई हुई फिल्में, बड़े बजट से बनाई हुई फिल्में, बड़ी मौजूआत की फिल्में जो है वो
एक खाक और खून एक फिल्म हुकूमत ने पैसे लगा के बनाई थी, करोड़ों की उस जमाने में बजट की फिल्म थी। मसूद परवेज, ऐसे ऐसे खुर्शीद अनवर जैसे डायरेक्टर, और बड़ी फिल्म का जी ये इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के वाले से। आप मुफ्त दिखानी पड़ी उन्हें लोगों को, बार बार स्कूलों को दिखानी पड़ी। तो ऐसा हुआ कि बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में मिर्जा जाट जिसने बनाई, सरवर भट्टी ने, ये मौला जट के बाद जानवर यहाँ, तो उसका दावा था कि इससे बड़ी फिल्म नहीं होगा, बाकी पैसा बड़ा लगाया, नहीं लगा, लग गया तो जानवर हम चल पे मौला जाट जैसी चल गई है, जिसमें स्वाय गंडासा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा था। तो चलने पर आती है तो फिल्म यही हाल हुआ, फिर मुंडा बिगड़ा में जाए भी चल जाती है, फिर बिगड़े हुए मुंडे भी चल जाते हैं, और वो सब लोग आते हैं, वो बिगड़े हुए लोग आए, फिर ज्यादा लोगों ने बहुत देखा उसे, और फिल्म जो तारीख साज बिजनेस उसने इतना बिजनेस किया। जान रैम्बो की शायद, जान रैम्बो भी थे, मोहसिन उसमें थे, साहिबा भी थी, तो वो जो फिल्म चली है उसके बाद तो फिर मैडम शमीम आरा ने जो अरूज पाया है ना, वो किसी डायरेक्टर के हिस्से में नहीं आया पाकिस्तान में। ऐसा अरूज कि ज़हुरलाई रोड वाली कोठी आपने देखी है, चौक में है, उस कोठी के बाद बाहर इतनी लंबी कतारें गाड़ी की बाहर तक, यानी सड़क के उस पर खड़ी होती लाइन में, पता लगता था अंदर कोई टिकटें बिक रही हैं, जैसे जैसे ज़हुरलाई साहब के घर के पर होता था इलेक्शन के दिनों में कि टिकटें दे रहे हैं या किसी पार्टी को, तो वहां लोग आए, एमएनए क्योंकि बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, हर बंदा उन पर पैसा लगाना चाह रहा होता। ये जुए वाला कारोबार है, जिस तरह एक घोड़ा विन करता तो सब तो वो लोग जितने फिल्म साज थे वो सब उनके घर पहुंच गए, यानी वो बारी बारी उनकी बारी आती थी कि अंदर बुलाने की कि आए फलां बंदा नेक्स्ट, हाँ जी क्या जी मेरी फिल्म बनानी, कितने पैसे, उन्होंने कहा मैं इतने लूंगी, नहीं जी इतने कर लो, वो बारगेनिंग में टाइमिंग जितना लगा, तो दबेर साहब साथ होते थे, वो साथ बैठते थे, लेन देन सारा पैसे, अच्छा वही करते, वो सामी बन गया ना वो मालदार, और फिल्म के राइटर के अलग पैसे लेते थे अपने, कहानी मेरी होगी जी उसने कहा, अब वो राइटर जो के बन गए। तो फिर उन्होंने लाइन लगाई फलां फिल्म, इत्तेफाक से वो रश इतना पड़ा कि वो 20-25-30 प्रोड्यूसरों ने पैसे दे दिए, 20-25-30 फिल्में शुरू हो गई, उन सब के राइटर वो थे, और कहानी उनके पास थी नहीं, राइटर थे भी नहीं ना, बुनियादी तो थे नहीं ना। मैं आपको लतीफा सुनाता हूँ इसमें, ये असल में हमारे देखने वालों के लिए बड़ा ही दिलचस्प होगा कि वो एक हमारे दोस्त थे चौधरी खादम हुसैन थे, वो जिन्होंने ये बनाई थी फिल्में पंजाबी फिल्म की जैसे, तो इस तरह इमरान हुसैनी और सोहेल हुसैनी वो भी पंजाबी फिल्में बनाते थे। अच्छा, ये 2-3 इदारे ऐसे जो सिर्फ पंजाबी फिल्में और मार धाड़ वाली औखा जट इस टाइप की फिल्में, तो वो जब फिल्में उन्होंने शुरू की इनको लेकर, तो अब श्रीलंका चले गए, शूटिंग हो रही है, तो वो कह रहे हैं रबी साहब कहानी, तो प्रोड्यूसर कहता है मुझे दे दे, तो मुझे पता लगा आगे कितने सीन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने पूरी कर चीजें, तो वो कहते मेरे दिमाग में है। अब वो एक ने सुन लिया, दूसरे ने, वो डायरेक्टर वैसे ही मारा थी, गुज्जर बदमाश थे, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जी कहानी दो रबी साहब, आगे शूटिंग कल, फिर कहते मेरे दिमाग में। वो कहता अगर आप रात को फौत हो जाए, मेरा तो करोड़ों रुपया गया, मैं आपके दिमाग से किस तरह कहानी बरामद कराऊंगा, मुझे तो कहानी चाहिए अभी यहाँ बैठ के, कहानी लिख के मैंने आपको पैसे दिए हुए, झगड़ा हो गया। इस तरह 2-3 फिल्में रुक गई, ठीक, फिर बड़ी मुश्किल से इनकी डायरेक्टर शमीम आराई थी, उनकी वजह से तो उनका दिमाग में था, तो उनको पता है कि कहाँ दिल तक पहुंचनी है, वो बताता रहता था साथ शूटिंग पर, वो कर लेती थी, वो ये कर लें, वो कर लें, वो खुद भी ज़ाहिर है डायरेक्टर थी, वो कर लें नहीं, वो कहानी तो होती नहीं थी, वो बनाता था आज इस तरह ये वाकया डाल देंगे, कर लें, तो वो जो समझ आती थी वो डालता था उसमें। तो कहानी अगर वो प्रॉपर कहानी हो तो वो लिखी जाती है, जाहिर है, वो प्लॉटिंग का कुछ बस वो पैसे पकड़े हुए थे चुके प्रोड्यूसरों से। अब वो शूटिंगों के लिए आउटडोर गए हैं 2-2, 3-3 यूनिट, कोई श्रीलंका, कोई नेपाल है, कोई बांग्लादेश, कोई बैंकॉक, अब ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिल्में लग रही हैं, फेल हो रही, क्योंकि फिल्में तो उसमें है ही नहीं, कहानी के बगैर नहीं चलती, चाहे जैसे भी हो। जो आपके बुनियाद नहीं आपकी बिल्डिंग की, तो ये बिल्डिंग किस तरह खड़ी है, ठीक, बुनियाद तो बने, ये तो बुनियादी है, वो तो उसके ऊपर ही खड़ी होनी, 1 मंजिल हो, 2, 10 हो, 20 हो, उसके मुताबिक होगी जैसी बुनियाद होगी। अब बुनियाद ही नहीं जिसकी होगी तो वो तो धड़म से नीचे आएगी। फिल्म का भी यही मामला है, जब तक कहानी ना हो, स्क्रिप्ट ना हो, तो फिल्म नहीं चल सकती। फिल्म बुरी सस्ती चल सकती है फिल्म, लेकिन कहानी के बगैर डाउनफॉल आ गया। ये डाउनफॉल शुरू हुआ दबीरुल हसन की वजह से, शमीम आरा का तो आया हुआ था खुद, तो अब उन्होंने यहाँ आकर उन पर भी सवाल पर, जिसने सारी जिंदगी सवाल नहीं देखा, तो जब वो इंडस्ट्री में आई तो वो फिर अरूज की तरफ ही गई। वो अरूज यानी शादियां जब हुई अरूज में ही हुई, बिल्कुल ठीक, और अमीर लोगों से, ऐसे लोगों से हुई जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग थे, उनके साथ ही शादियां हुई और उनके घर बंधन में रही। हुसैन साहब जनाब फिल्में दी, और फिल्में फ्लॉप होते होते ये हुआ कि मैडम फिर दोबारा
सिफर पर आ गई, बीमार भी फिल्में हो गई, फ्लॉप हो गई, उनको फालज का हमला हो गया, बिल्कुल उनको फालज का हमला हुआ ये बेकारी की वजह से। और इनकी जो नाकाम नारवा सलूक समझ लो कि नारवा सलूक कि एक बंदा को आता ही नहीं वो काम वो करना शुरू कर देगा। तो नहीं यजदानी साहब इस पे तो देखे ना, वो अपने आप तो नहीं आया, मैडम खुद ही लेके आई, चले मैडम की मजबूरी थी, उनके शोर थे, उनको साथ में अच्छा रखना था। इनके एक शॉट फरीद साहब भी तो थे, हाँ फरीद अहमद का जिक्र भूल गया, जो समीना साहबा जो से मैंने बताया था जी। वो इब्तदाई दौर से ही प्यार करते थे इनसे, हाँ जी। जिनकी समीना से बात कर रहे थे, हाँ। सिलसिला फिर वही हम जोड़ते हैं। समीना से फिर उन्होंने शादी कर ली, देख लिया इनके नारवा सलूक और इनकी शादियों की वजह से उन्होंने कहा भी ये मुझसे प्यार नहीं करती, मैं यकतरफा ही कर रहा हूँ। ठीक। तो फिर वो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे डाल लिया, उन्होंने शादी कर ली। फिर ये दबीर से पहले, ये दबीर हसन से भी पहले इनकी फिर उनकी अब फरीद अहमद साहब जो है ना वो फिर दोबारा करीब आ गए, उन्होंने 1-2 फिल्में शुरू की और फिर इनके करीब आ गए, वो पुराना इश्क जाग उठा और फिर उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया। इनको चूँकि 2-3 तलाक़ें हो चुकी थी तो मैडम भी अकेली थी, तन्हाई का शिकार थी। तो फरीद अहमद उनकी चूँकि वो फरीद अहमद की पहली मोहब्बत थी और इनकी भी उस ज़माने में जो मोहब्बत के अंदाज जो स्कैंडल बने उसमें पहली मोहब्बत वही लिखी जाती है कि फरीद अहमद ही उनकी पहली मोहब्बत थी। तो उन्होंने फरीद अहमद से एक दिन अचानक ऐलान हुआ कि फरीद अहमद से वो शादी कर रही हैं। मारो ये तो ये वाकया बिल्कुल मैंने फिल्म पढ़ा। इंडस्ट्री पे एक भी शबी मारा और ये शादी और उसके साथ ही तो ये अलग हो चुके हैं, बहुत अरसा पहले खत्म हो चुका। अब तो उम्र के इस हिस्से में आ गए दोनों कि अब तो ये शादी वाला, अब क्या जरूरत पड़ी थी शादी करनी थी उस जमाने में कर लेते। बहरहाल वो शादी हो गई और शादी होने के दूसरे दिन तलाक हो गई। ये सबसे बड़ी बात है हमारे नाज़रीन के लिए कि वो शादी जो सिर्फ एक रात के वलीमे वाले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर उनको यानी नामर्द करार दिया, यानी एक इंतहाई घटिया साहबा की तरफ से ये उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको यानी उनको ना सिर्फ इल्जाम के तहत यानी ना सिर्फ उनको जिंदगी में और उससे पहले उससे तलाक दिलवाई। अच्छा सर, ये समीना से तलाक दिलवा कर शादी की। इन्होंने रिवेंज में सारा जी कुछ किया। ये आते हैं वहां पे जी कि ये शादी इसलिए वो बाद में शमीमा आरा साहबा बताती हैं कि हुआ ये था कि इन्होंने मुझे शादी का वादा किया था जब, तो मैं शादी के लिए तैयार बैठी थी दुल्हन बनकर जी समनाबाद वाले समनाबाद बिल्कुल आपके और हमारे घर के बिल्कुल। आजकल वो कारों की बन गई दुकान। नहीं सर, वो कोठी अभी भी इन्हीं के नाम से मौसूम है। चले वो जो चिल्ड्रन पार्क है ना, उसके साथ कोने वाली कोठी है। अच्छा वो कोठी वहां रहती थी, तो वहां वो शादी के लिए तैयार बैठी थी, तो ये बारात लेकर नहीं गए। ये किसी को नहीं पता था चूंकि मेरा के साथ भी चुकी थी कि उनके साथ ऐसे सानिया तो और भी हो चुके थे, 1-2 बंदों ने धोखा दिया। कमाल ने किया था एक दफा उनके साथ, अदाकार कमाल ने भी, वो तैयार हो जाती थी और वो फिर भाग जाते थे। वो हुआ था, इनके वालिद थे WZ अहमद, पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोड्यूसर और नेफडेक के चेयरमैन भी रहे। जी जी। उन्होंने इनको कहा कि भाई मैं तुम्हें आग कर दूंगा सारी जायदाद, और ये बड़ी जायदाद थी। रीगल सिनेमा भी इनका है, ठीक, रीगल के भी मालिक हैं। इनकी बड़ी बिल्डिंग, ये जो प्लाजा के साथ प्लाट है अब बन गया, वो भी इनके मालिक थे। और कराची में भी इनकी प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें अलग कर दूंगा, आग कर दूंगा, तुमने शादी नहीं करनी। वो ब्लैकमेल हो गए, शादी उस वक्त उन्होंने नहीं की। और जब हुई, इन्होंने बाद में चुकाई गई हुई, चूंकि अनाउंसमेंट तो हुई नहीं थी, तो शमीमा को पता था ये सानिया उस पर कैसे गुजरा, ठीक। तो उन्होंने बदला लिया और उनको ना सिर्फ जिंदगी बल्कि उनके जिंदगी में ही उनको, बल्कि ये जो उनका जुमला था वो उनके लिए कैंसर का बन गया सबक। और उसको कैंसर हो गया था फरीद साहब को। हाँ, फरीद साहब को जो सोचने लगे अदीब दानिशवर ये मेरे साथ लगा और कहाँ तारीख घुमाकर मुझे कैसे लेकर आई, और इस खातून ने मेरे से कितना बड़ा बदला लिया। उसके बाद ये आए ये दबीर साहब तो उनके लिए एक मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थे कि जिस पर उन्हें भरोसा था, लेकिन ये था कि चलो एक जिंदगी में खातून हमारे माशरे में खुसूसन एक मर्द की जरूरत होती है घर में, कि एक मर्द हो उनके साथ। चूंकि उनकी नानी थी पहले जो उनकी देखभाल करती थी, उनके लुक आफ्टर के, फिर मामू थे, सारी जिंदगी रहे, बुजुर्ग हो गए, वो फिल्में भी साथ साथ प्रोडक्शन में भी रहे, काम भी करते रहे, घर भी चलाते थे सारा। तो उसके बाद उनको बिल्कुल सहारे की जरूरत। जब कबीर हसन, ये इनका फैसला गलत इसलिए मैं कहता हूँ कि वो उनको यही करना था, कोई ना कोई जो भी मिल जाता। अब उन्होंने शादी की, घर बसा लिया कि चलो अकेले तन्हाई से बेहतर है कि घर बसा लिया जाए। तो फिर उनकी किस्मत में ये खराबी लिखी थी और उन्होंने मौत के मुंह में इस तरह जाना था कि जिस तरह हो गई कि उनको फालज का हमला हुआ, पहला हुआ एक दफ़ा, तो बाद में दबीर साहब ने खबर ही नहीं ली उनकी और वो चले गए, बेटा ले गया
लंदन उसने जाके इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद वो फिर वापस आई। अच्छा अब यहाँ एक और टर्निंग पॉइंट। उनकी जिंदगी तो ड्रामों से भरी पड़ी है, इतने ड्रामे, ये भी मैं सुनाता जा रहा हूँ, अभी मुझे नहीं याद होंगे, कई और अभी असर मेरे जेल में आ रहे हैं। अब उनके साथ जब वापस आई हैं, थोड़ा सा दिमाग ठीक हुआ, उनका होश आ गई, तो वापस से कोमे से बाहर आ गई, यानी बाहर आई। वो शमीमा बहार बेगम के घर ठहरी थी। तो मैं अपने नाज़रीन को तस्वीर भी वो शेयर जी, जरूर। जब मैं मिलने गया तो वो रो रही थी बकायदा, मैंने उनको टिश्यू दिया, वो आंसू साफ करने लगी। वो अपने बेवफाई के वाक़े सुना कि मेरे साथ कैसे कैसे ज्यादतियाँ हुई हैं फिर मेरे साथ। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे ये हुआ कि मैं जब यहाँ आई हूँ तो मेरी जो कोठी है ये ज़हूरलाई रोड वाली, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। अच्छा। मैंने किराए पर दी थी जब मैं गई थी। अब मुझे तो पता नहीं मैं कितने अरसे के बाद होश में आई हूँ, तो मैं वापस आई हूँ तो मेरे साथ ये हो चुका है। तो वो फिर बड़ी पार्टियां बीच में पड़ी, तो वो किसी बड़ी पार्टी ने ले लिया। वो बाद में पता ये चला कि वो कोठी भी जब ये चली गई तो वो दबीर साहब की उसके बगैर हो नहीं सकती थी, मियाँ की। मैं वही आपसे दरियाफ्त करना चाह रहा था और आपने बता भी दिया। ये भी ख्वाजा परेज साहब ने बताया था, जो नगमा निगार थे, वो चुके केस में पड़े थे। मिर्जा साहब बेग साहब होते थे प्लाजा सनमा वाले, वो भी बढ़िया पार्टियां बीच में पड़ी। ख्वाजा साहब को उसने पकड़ा मैडम ने कहा जी मेरा ये काम, मिर्जा इकबाल बेग, उन्होंने कहा मिर्जा को मैं कहता हूँ वो ये काम करता है। ये ख्वाजा साहब तो वैसे भी आर्टिस्टों के हवाले से हर वक्त फिल्मों के गाने भी लिखते हैं, उनके पल दो पल के गाने भी लिखे थे। तो वो फिर उन्होंने मसला कोशिश की, लेकिन बाद में पता लगा कि अपने घर में निकला, कागज मुकम्मल है उनके पास जिस पार्टी ने लिया। तो ये नहीं, वो अंदर अंदर बात उनको पता, तो उसको फिर दोबारा अटैक हो गया। मैडम को जब पता चला कि उनके घर से ये चोरी हुई है तो वो इसमें कोमे फिर दोबारा गई, तो फिर दोबारा वापस नहीं आई। वो कितना सा रही, वो बेटा भी ले गया बाहर, वही इलाज करवाता रहा और वही बाहर उनका इंतकाल हुआ और लंदन में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व्यूअर्स, एक ऐसी आर्टिस्ट जिसने फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद सिर्फ रूज देखा, और ना सिर्फ बतौर अदाकारा बल्कि बतौर डायरेक्टर भी बहुत सारी कामयाब फिल्मों की हीरोइन रहीं, बहुत सारी कामयाब और सुपरहिट फिल्मों की डायरेक्टर रहीं। लेकिन ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं इंसान से, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, कि उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। और हमें ये लगता है यज़दानी साहब की गुफ्तगू सुन के कि शमीम आरा साहिबा ने अपनी जान की कीमत पर अपने फ़ैसलों की कीमत चुकाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।